शेयर बाजार के लिए रोलर कोस्टर राइड रहा है। अगर ये हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरुआत बहुत अच्छे नोट पे की थी। हम 24,200 के आसपास शुरुआत करके आए थे इस हफ्ते में, लेकिन उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने पूरे बाजार की नींद उड़ा दी, जिसने निवेशकों की नींद उड़ा दी। और शेयर बाजार में क्या कुछ हुआ वो सबने देखा कि किस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में पैनिक आया। 23,800 के भी नीचे गिरता नजर आया बाजार 8 जुलाई की अगर हम बात करें तो। लेकिन कहीं ना कहीं 9 जुलाई को बाजार फिर से संभला, 24,000 के स्तर के ऊपर आया। और 10 जुलाई को जब हम ये वीक जो है वो रैप अप करने जा रहे हैं, तब भी बुल्स की ग्रिप मजबूत है शेयर बाजार में, और बाजार 24,200 के आसपास ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। यानी कि अब कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की खबर आ रही है तो बाजार रिएक्ट जरूर कर रहा है, क्योंकि न्यूज फ्लो जरूर हार्ड था, हिटिंग था। लेकिन पूरी तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो बाजार कमजोर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। बुल्स की ग्रिप मजबूत नजर आ रही है, लेकिन कितने समय तक? क्या यूएस और ईरान के बीच में ये जो सीज फायर खत्म हो गई है और एक बार फिर से टेंशन शुरू हो गई है, इसका लॉन्ग टर्म असर अगर हम देखेंगे तो पैनिक सिचुएशन फिर से क्रिएट होती दिखाई देगी? क्या बाजार के पास अभी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आगे बढ़ने की और अपना ऑल टाइम हाई फिर से छूने की, या फिर एक बार फिर से बाजार 23,800 के 23,500 के आसपास ट्रेड करता दिखाई देगा? कई सवाल हैं और निवेशकों के मन में इस समय सवाल यह है कि किन सेक्टर्स पे दाम लगाएं, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, और इस तरीके की वॉलेटाइल सिचुएशन में और अनसर्टेन सिचुएशन में अगर बाजार एक बार फिर से आ जाता है पहले की तरह, तो क्या बेहतर होगा उनके पोर्टफोलियो के लिए? आज के सौदा करा करा के इस एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय हर्षल दसानी जी मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिमा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो थोड़ा इस हफ्ते को कंक्लूड कर लेते हैं मार्केट के लिए लिहाज से कि क्या कुछ हुआ है पूरे दिन बाजार में, और आगे आने वाले हफ्ते में क्या कुछ कर सकते हैं ये भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे। सेक्टर्स के बारे में समझने की आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते को कैसे देख रहे हैं? निवेशकों को क्या आगे के लिए चिंता करने की जरूरत है इस वीक को देखते हुए? अगर आप ये हफ्ता देखेंगे तो ये हफ्ता एक रोलर कोस्टर रहा है। अगर आप निफ्टी को ही देख लीजिए, ट्रम्प का ट्वीट आया, निफ्टी 500 पॉइंट डाउन, और अगले 2 दिन में निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो पूरा फॉल था वो कवर कर लिया। स्मॉल कैप इंडेक्स ने, मिड कैप इंडेक्स ने अपना सारा फॉल कवर कर लिया। सो आई थिंक कि अब जो मार्केट रहा है उसको यूएस और इसराइल का जो वॉर है, जो यूएस ईरान का वॉर, उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आई थिंक इवन इफ यू लुक एट क्रूड ऑयल आज $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक $80 के नीचे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तब तक इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इसके जो बैड टाइम था मार्केट्स के लिए वो पीछे रह चुका है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर कोई एक अनसर्टेनिटी आएगी या एक छोटा सा कोई इवेंट आएगा, जैसे ट्रम्प ने ट्वीट किया, तो मार्केट्स आर ऑफ कोर्स गोइंग टू रिएक्ट टू इट। क्रूड ने भी आपने देखा एक नी जर्क रिएक्शन दिया, ऊपर गया। मार्केट्स बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रूड, तो मार्केट्स नीचे है। बट ओवरऑल अगर आप अब देखें, क्रूड एक सेल ऑन राइज बन चुका है और सिमिलरली मार्केट्स एक बाय ऑन डिप बन चुकी है। अगर आप देखेंगे क्रूड के अंदर स्पाइक आई, पूरा क्रूड का स्पाइक चलेगा $80 से आज वापस 76 के नीचे आ गए। सिमिलरली मार्केट में जो ड्रॉप आया वो पूरा बॉट बैक हो चुका है। सो आई थिंक क्रूड अब एक सेल ऑन राइज बन चुका है, मार्केट्स बाय ऑन डिप बन चुके हैं। और इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में नेक्स्ट टू जीरो परफॉर्मेंस दिया है। अगर सितंबर 2024 में जब इंडियन मार्केट्स के हाई लगे थे सारे इंडेक्सेस के, अगर आज उसे आप वहां से आज कंपेयर करेंगे तो आज एक भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं है, सब अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ रहे हैं। सो आई थिंक इंडियन मार्केट्स ने अपना जो फेयर शेयर ऑफ और टाइम करेक्शन है वो दोनों कर लिया है। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स आर रेडी फॉर अ गुड रन। ओके, ओवरऑल मार्केट्स के लिए ऑप्टिमिज्म जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने कहा कि जब तक क्रूड $80 पर बैरल से ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अभी फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है, कि आपको लगता है कि हॉर्मूज में सिचुएशन नॉर्मल रहेगी? जिस तरीके से ईरान और यूएस के बीच में एक बार फिर से स्ट्राइक्स आ गई हैं, चाबहार पोर्ट के ऊपर लगातार स्ट्राइक्स हुई, हॉर्मूज में भी स्ट्राइक हुई थी। हालांकि बाजार उसको फैक्टर इन कर चुका है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद क्रूड पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कब तक, हर्षल? अगर आप देखेंगे तो आज भी रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू है। आज भी आए दिन यूक्रेन ने एक मिसाइल मार दिया था रशिया पे, रशिया यूक्रेन पे मार देता है। बट क्या उस वॉर का फर्क आज मार्केट में पड़ता है? नहीं। मार्केट्स को नेगेटिव न्यूज से प्रॉब्लम नहीं है।
They always negative news पे dip होके we buy the markets, but markets have हम्म a problem with uncertainty. क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, राइट? जो अनसर्टेनिटी लेवल है वो आई थिंक अब काफी हद तक कम हो चुका है. पीपल नो दैट ईरान और यूएस दोनों को छोटे मोटे न्यूज आते रहेंगे, छोटी मोटी स्ट्राइक्स होते रहेंगी. वो रशिया यूक्रेन में भी आज हो रही है, फिर हम्म उसका मार्केट पे इफेक्ट आना आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. आई डोंट थिंक ईरान वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा. एंड हम्म अगर आप देखेंगे तो मीनवाइल जब क्रूड का प्राइस नीचे आया था, सऊदी ने रिकॉर्ड लेवल पे क्रूड ऑयल्स पंप करना शुरू कर दिया मार्केट में. रशिया डिस्काउंट पे तेल बेच रहा था. आई थिंक इंडिया और बाकी और कंट्रीज ने काफी सारा क्रूड और नेचुरल गैस का रिजर्व ऑलरेडी बना के रख लिए कि हम्म कल जाके अगर इनकी वॉर वापस एस्केलेट हो जाती है तो वी आर वेरी सेफ एंड सिक्योर, और वो शॉर्टेज वाली क्राइसिस वापस ना आए. तो आई डू नॉट थिंक कि क्रूड में अभी बहुत बड़ा स्पाइक आना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मार्केट्स आर ऑलवेज सुप्रीम, दे कैन ऑलवेज सरप्राइज यू. हाँ, क्रूड में एक स्पाइक अगर $80 के ऊपर आ जाता है तो आपको मार्केट्स में एक कूल ऑफ आते हुए, या आई वुड से एक साइडवेज मार्केट होते हुए दिखेगा. जब तक ये यूएस और ईरान का अनसर्टेनिटी है, और जब तक इंडिया यूएस की ट्रेड डील जो अभी हम्म जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी इज वेरी बिजी कि वॉर खत्म हो जाए, वॉर खत्म हो जाए. बट हम्म अगर आप देखेंगे तो वॉर तो अभी 3 महीने पहले शुरू हुई है. जी उसके पहले इंडिया यूएस ट्रेड डील वाज द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स अपना ऑल टाइम हाई नहीं काट पा रहे थे. आप हम्म देखेंगे यूएसडी आईएनआर जो 90 लेवल्स तक शूट अप हुआ था, 90 से 95 में क्रूड का हिस्सा है, बट 90 तक तो इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डील नॉट हैपनिंग. सो आई थिंक फॉर इंडियन मार्केट्स दो अनसर्टेनिटीज है अभी, एक वॉर और दूसरा इंडिया यूएस ट्रेड डील. आई थिंक वंस the war thing settles down, the markets will slowly and steadily start moving towards a new high. बट हम्म जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस हो गया, बिकॉज आज यूएस का ग्रोथ स्लो डाउन पे है, देयर हम्म देयर इज रियली अ प्रॉब्लम. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रम्प को चाहिए कि फेड आके रेट कट करे, बट फेड रेट कट कर नहीं सकता बिकॉज यूएस का इन्फ्लेशन ठंडा नहीं हुआ है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूएस इज ऑल्सो स्टक. यूएस को चाहिए कि रेट कट हो ताकि उनकी ग्रोथ बढ़े, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनका इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उनको ये नहीं चाहिए कि इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम फिर से आ जाए. US is struggling between that. At that point of time, I don't think इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाना is going to be a long term thing. ट्रम्प है तब तक ठीक है, अनसर्टेनिटी रहेगी, बट आई थिंक वंस द ट्रम्प थिंग ends, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज नॉट इंडिया ट्रम्प रिलेशनशिप. सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स आर रेडी फॉर मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम. इंडिया यूएस का ट्रेड डील भी साइन हो जाएगा जल्दी, और जब इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन हो गया, that is when you will see the markets giving a one-sided rally because 2 साल का टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुका ओके तो अगर हम बुल केस लेकर के चले जैसा कि आप बता रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए तो क्या टारगेट है सर अगला कहां तक जाएगा बाजार जाएगा अपने ऑल टाइम हाई पे टच करेगा नियर फ्यूचर में वेल हम ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के करीबन है. मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे आ चुका है. स्मॉल हम्म कैप इंडेक्स क्या 3% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है. मेजर प्रॉब्लम है निफ्टी. निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास क्यों नहीं जा पा रहा है? बिकॉज आईटी नीचे खींच रहा है. अब आईटी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, आईटी भी अभी पिछले 2-3 दिन से ऊपर है, बैंक्स जी काफी अच्छा कर रहे हैं. सो आई थिंक इवन निफ्टी शुड डू. निफ्टी को थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज निफ्टी के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ कंजम्पशन आईटी स्टॉक्स व्हिच आर ऑन अ स्लो डाउन राइट नाउ. बट हम्म ओवरऑल अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स आज का, अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो मोर देन 75% ऑफ द मार्केट इज ग्रीन राइट नाउ. हम्म सो it's not an index specific buying right now. It's not a stock specific or sector specific buying. It's a all broad market buying right now. So I think overall there is a lot of buying in the market. I think Nifty should do really well. Nifty वैसे is not one of the criteria also that we track. You look at the small cap index or the mid cap index or the BSE TRI 500 index. But overall अगर आप देखेंगे तो we are expecting a very good performance this year. Maybe इस साल इतनी extreme अच्छी performance ना है, but I think the base has been made. ये साल नहीं तो अगले साल. अब क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा, द क्वेश्चन इसलिए कब होगा. जी कब होगा यही सवाल था मेरा बट अगर आप कह रहे हैं इस साल या अगले साल अ, अगर हम थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म आ जाते हैं तो अभी फिलहाल सेक्टर्स कौन से हैं जिनको रडार पे रखना चाहिए हर्षल कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बेहतर रिवर्सल नजर आ रहा है जब गिरा हुआ था बाजार उससे लेकर के अब तक जहां पर बेहतर रिकवरी आई है और आपने क्योंकि आईटी का जिक्र कर दिया और हम अक्सर जब भी बात करते हैं कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से लगता था कि आईटी से थोड़ा दूर रहो आपने कई बार कहा है लेकिन अब तो रिकवरी आ गई है अब छुए आईटी सेक्टर को पहले मैं आपको आईटी से शुरुआत करता हूँ हाँ बिकॉज मेरा फेवरेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. सो आईटी टीसीएस का रिजल्ट आया. हाँ, टीसीएस जी 2% ऊपर है, करेक्ट एज यू सॉ. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज में अभी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम है.
टीसीएस 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप था एक टाइम पे, आज 7 हम्म, लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आ चुका है, 15 के पी पे ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। बट अगर आप टीसीएस की ग्रोथ की बात करेंगे तो 1.5 से 3-4% का ग्रोथ है, जी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नेगेटिव ग्रोथ है। कंपनी जो 1.5 से 2% पे ग्रो कर रही है वो 16 के पी मल्टीपल पे भी महंगी है। हम्म, तो आईटी का अब रन खत्म, मतलब आईटी का बुरा टाइम आई डोंट थिंक कि खत्म हुआ है। रोज सुबह क्लाउड का एक नया अपडेट आता है, रोज सुबह ओपन एआई का नया एक अपडेट आता है, और जो आईटी काम कर रहा था उसका वैल्यू खत्म हो हम्म, जाता है। सो आई फील दैट इट इज अ सनसेट बिजनेस अंटिल दे पिवट टुवर्ड्स एआई। ठीक है, जब तक ये नहीं होता तब तक आईटी कंपनी से आई विल पर्सनली स्टे अवे। टेक्निकल टर्म्स में अगर आपको बताओ तो ये एक डेड कैट बाउंस है, हम्म, कि बहुत खराब एक्सपेक्टेशन था, उसमें थोड़ा सा कम खराब है, अच्छा नहीं आया, कम खराब है, जिसकी वजह से बाउंस बैक आया। बट ओवरऑल आई वुड वांट टू स्टे अवे फ्रॉम आईटी। अब आईटी के साथ साथ आई टेल यू अ कपल ऑफ सेक्टर्स दैट आई वुड वांट टू स्टे अवे फ्रॉम, जी। बिकॉज आईटी की वजह से अभी तो आईटी का अडॉप्शन, एआई का अडॉप्शन इंडिया में इतना मैसिव हुआ नहीं हम्म, है। आप अगर यूएस वगैरह देखेंगे, दे हैव बीन मैसिवली अडॉप्टिंग एआई। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं करेगा, इंडिया हम्म, इज अ कंट्री ऑफ स्मार्ट पीपल, इट इज गोइंग टू डाउन द लाइन अडॉप्ट। एआई की वजह से जो काम के लिए 20 लोग लगते थे आज 5 लोगों में हो जाता है। एंड आई एम टेलिंग इट टू यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं है कि बस मैं आपको हवा में बोल रहा हूँ। टुडे इन माय कंपनी 20 people work is getting done by 5 people, so that is going to हम्म, get a lot of layoffs coming in। जब layoffs आ रहे हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब layoffs आ रहे हैं, राइट। व्हाइट कॉलर जॉब्स के जब layoffs आते हैं, दो सेक्टर जो सबसे पहले प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो आपके ऑटो और रियल एस्टेट। हम्म, बिकॉज when I don't have a job, I'm not going to go and buy a car. I'm not going to go and buy a house. Plus banks जिन्होंने लोन बांट के रखे EMIs. I don't have a job. How am I going to pay my EMI? So हम्म, consumption related stocks, auto, banks and real estate. मैं थोड़ा इनसे अभी भी दूर ही रहूंगा, because I think they are going to be the second wave of selling, जैसे आईटी में हुआ था। कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, राइट। एवरीबडी नोज दैट राइट नाउ द ग्लोबल थीम इज एआई एंड सेमीकंडक्टर। सारी दुनिया के कोरिया, ताइवान, जापान, कोरिया और ताइवान इतने छोटे छोटे से देश है, और हम्म, उनकी मार्केट्स ने अपनी इंडियन मार्केट्स को टेक ओवर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग, दैट इज एआई एंड सेमीकंडक्टर, राइट। इंडिया में आपके पास डायरेक्टली कोई ऑप्शन है नहीं बेट करने के लिए, सो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज टू प्ले वाया प्रॉक्सीज। हम्म, तो प्रॉक्सीज में आप देखेंगे तो आपका सबसे बेस्ट है पावर। एचवीडीसी कंपनीज 2-2, 3-3 साल तक उनकी कैपेसिटीज ब्लॉक पे आके, गवर्नमेंट ने, आप सोचो, चाइना की 4 कंपनीज को टेंडर वो दे दिया कि आप आके इंडिया में करो। व्हेन गवर्नमेंट नोज दैट द डिमांड इज आउटस्पेसिंग सप्लाई, डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम हमारी कंपनीज को तो फुल ऑर्डर बुक के साथ हम चाइनीज कंपनी को बोल रहे हैं कि आके बनाओ। सो हम्म, पावर इज गोइंग टू डू अमेजिंग। उनके वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, बट अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक्स दैट दे हैव, 2-2, 3-3 साल तक उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन सॉर्टेड है, करेक्ट। नाउ पावर का प्रॉक्सी है मेटल्स, मेटल, सिल्वर, कॉपर, दे आर गोइंग टू डू फैंटास्टिक आई थिंक, बिकॉज उनकी डिमांड बढ़ रही है और उनकी सप्लाई लिमिटेड है। ऑफ हम्म, कोर्स मेटल्स के अंदर अभी आपने एक डाउनफॉल आते हुए देखा, बिकॉज फेड का डर था कि फेड रेट हाइक ना कर दे, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है, और $40 ट्रिलियन के लोन के ऊपर फेड रेट हाइक नहीं करने वाला है। सो मेटल्स आर सेटलिंग डाउन एंड दे आर टर्निंग बैक अप। आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आप देखेंगे, दे आर ऑल टर्निंग बैक अप। सो आई थिंक मेटल्स आर गोइंग टू डू रियली वेल। एक और थीम है विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस विच आई हैव रिसेंटली फाउंड आउट, आई वाज स्टडीइंग। एक है वाटर, वाटर मैनेजमेंट आपका, बिकॉज ये एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, इनको ठंडा करने के लिए यू नीड फ्रेश वाटर, राइट। एंड दिस वाटर मैनेजमेंट कंपनीज दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आयन एक्सचेंज देख लीजिए, जी। 16% ऊपर है, 500 करोड़ का उन्हें ऑर्डर मिला है। हम्म, सिमिलरली बहुत सारी वीए टेक, वाबा, दे आर ऑल मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाइज। पंप एंड वाटर मैनेजमेंट कंपनीज आर गोइंग टू डू रियली वेल। दीज आर द 3 सेक्टर्स जो मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर्स और एआई के प्रॉक्सीज हैं, जो बहुत बढ़िया करेंगे। इसके साथ साथ आपका फार्मा है। फार्मा, यूएसडी आईएनआर एट 95-96, इनका 50-50% धंधा एक्सपोर्ट है। दे आर हम्म, अर्निंग इन डॉलर्स, और जब मैं डॉलर्स को आईएनआर में कन्वर्ट करता हूँ, दे आर मेकिंग फैबुलस मनी ऑन द एक्सचेंज रेट। सो आई थिंक फार्मा इज गोइंग टू डू रियली वेल। इंडिया यूएस का ट्रेड डील अगर साइन हो गया तो फार्मा विल एक्सप्लोड। सो आई थिंक दीज आर द 4 मेजर सेक्टर्स दैट आई पर्सनली एम लुकिंग एट एंड स्टडिंग, मेटल्स, पावर, वाटर मैनेजमेंट एंड फार्मा। ओके। और अगर ईवी इंडेक्स की बात करें, हालांकि आप ऑटो से कह रहे हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऑटो में क्या सिर्फ जो पेट्रोल या फ्यूल को लेकर के गाड़ियां चल रही हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या ईवी वाली थीम पे हम प्ले कर सकते हैं, या यहाँ से भी दूरी बनानी है? वेल, अगर आप समझे, मैं आई एम बेटिंग दैट द कंजम्पशन विल स्लो डाउन। अगर हम्म, कंजम्पशन स्लो डाउन होगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि गाड़ी पेट्रोल है या ईवी है। सेकंड, दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, आई फील, आप देखेंगे तो क्वार्टर 3 में, सितंबर में जीएसटी, हम्म, सितंबर 2025 में जीएसटी 28% से 18% कर दी, करेक्ट। जिन्हें गाड़ी कमाई के लिए, जो जिन्हें नहीं भी लेनी थी, एक बार के लिए बिकॉज भाव सस्ता हो गया, सबने ले ली।
करेक्ट। अब जो Q3 और Q4 के नंबर्स आए हैं ऑटो के, करेक्ट, दे आर सो हाई। Q3 Q4 FY26 दे आर सो हाई। आज अगर आप Q3 और Q4 FY27 को उन्हें से कंपेयर करेंगे, आपका बेस इतना हाई है कि आप उसको सरपास ही नहीं कर पाएंगे। तो ईयर ऑन ईयर डेटा जब आप कंपेयर करेंगे, यू विल नॉट सी अ मैसिव ग्रोथ, और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं। आप देखिए जो इनका वॉल्यूम और वैल्यू, दीज आर द टू थिंग्स दैट मेक यू मनी, कि आप कितनी नंबर ऑफ गाड़ी बेच पा रहे और कितना आप उस पे पैसा बना पा रहे, राइट। नंबर ऑफ गाड़ीज में आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप डाउन, प्लस लास्ट ईयर का बेस इतना हाई है कि इस साल उसको क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब वैल्यू कीजिए, गाड़ी है, राइट, उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है टायर, करेक्ट, टायर का रॉ मटेरियल है ऑयल, ऑयल का प्राइस खूब स्पाइक अप हुआ है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हुए हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, उसके कारण इनका जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है दैट इज इंक्रीज्ड, बट इन्होंने सेलिंग प्राइस बढ़ाया नहीं है, इन्होंने कस्टमर पे प्रेशर पास नहीं किया है, तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो गई है। सो ना इनके पास वॉल्यूम है, ना इनके पास वैल्यू है। सो आई थिंक जिस लेवल पे ऑटो इंडेक्स यहाँ पे, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एट दिस वैल्यूएशंस टू बाय मोर, बिकॉज आई डोंट सी अ मैसिव अपसाइड। मुझे नहीं दिखता कि यहाँ से महिंद्रा महिंद्रा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आई वुड रादर स्टे ऑन द साइडलाइंस एंड वेट फॉर द कंजम्पशन टू स्लो डाउन। जब यहाँ पे डिप आएगी, मे बी दे बिकम एन अट्रैक्टिव सेक्टर टू ऐड अपॉन। ओके। आपने अपने आंसर में एक टर्म स्पेसिफिक अभी बोला, वो था एआई का, जब हम अभी आईटी इंडेक्स की बात कर रहे थे। हर्षल, हमने रिसेंटली देखा है कॉस्पी कितनी बुरी तरीके से क्रैश कर रहा था। ऑलमोस्ट 3 ऐसे सेशंस गए हैं जब वहां पर ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी क्योंकि लोअर सर्किट लग गया था। हमने ये भी देखा है कि कॉस्पी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्टॉक्स में उन्होंने किए हुए हैं, और हमारे आईटी सेक्टर में अभी बढ़त देखने को मिल रही है। क्या ये एआई का बबल था जो फूटता हुआ दिख रहा है, या फिर एआई को लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज की अभी जो ग्रोथ है, जो इंडेक्स में रिकवरी दिख रही है, वो शॉर्ट टर्म है? थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। कॉस्पी को आज बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। कॉस्पी सिर्फ 2 स्टॉक के नाम पे भागा है, वो है एसके हाइनिक्स और सैमसंग, ठीक है। अगर आज आप एसके हाइनिक्स और सैमसंग हैज गिवन अ मैसिव रैली, जो आपने कहा लास्ट 3 सेशन में उन्हें काफी सेल ऑफ आया, बट वो 3 महीने जो 3 सेशन का जो सेल ऑफ का टोटल वैल्यू था, उसमें पिछले 1 महीने के रिटर्न्स भी खत्म नहीं हुए। सो अगर आप इनके रिटर्न्स देखेंगे, जो इन्होंने रिटर्न्स डाले हैं पिछले करीबन 1.5 साल में, सैमसंग 8 गुना हो चुका है, एसके हाइनिक्स 8 गुना हो चुका है, और उसके अंदर अगर वो 10-20% 25% करेक्शन कर भी लेते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने रिटर्न इतना डाला। आज 100 रुपए की चीज 800 रुपए हो गई है, और 800 रुपए से वो 600 रुपए आ जाती है, तो इट्स नॉट अ बबल बर्स्टिंग, इट्स जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन। बिकॉज आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दो, व्हाट इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स दैट एवरीबडी यूजेस, पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि एक कंपनी का वैल्यूएशन क्या है उसके अर्निंग्स के ऊपर, राइट। एसके हाइनिक्स और सैमसंग आज 30-30 के पी पे चल रहे हैं, इवन आफ्टर 8x राइज, 8 गुना बढ़ने के बाद भी उनके पी 30 है। इसका मतलब ये है कि उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन उस स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसा ही नहीं कि उनको वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। और अगर मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, करेक्ट, एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आज आप इंडियन इन्वेस्टर, आपके पास म्यूचुअल फंड्स और इंडियन स्टॉक्स को छोड़ के ज्यादा लंबे चौड़े ऑप्शंस है नहीं, बट एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके पास ऑप्शन है एनवीडिया खरीदने का और टीसीएस खरीदने का। आप क्या खरीदेंगे? टीसीएस इज अ सर्विस बिजनेस। आज अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपको पता हो, सेल्स फोर्स इज वन ऑफ अ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, करेक्ट। $1 billion कंपनी इन यूएस, हम हमारी कंपनी में सेल्स फोर्स यूज करते थे फॉर मैनेजिंग लीड्स। वी यूज टू पे मनी इन लैक्स। आज हमने हमारा इन हाउस सीआरएम बना लिया, सेम एज सेल्स फोर्स। द पॉइंट इज, आप सेल्स फोर्स का शेयर प्राइस देखिए 60% नीचे। एआई इज वेरी पावरफुल, इट इज हेल्पिंग यू बिल्ड डिफरेंट सर्विसेज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और अब देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस स्पीक्स एवरीथिंग। हमें कुछ भी लगे फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, ये बॉटम आउट हो चुका है, ये वैल्यू, प्राइस क्या कह रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और प्राइस यही बता रहा है कि एआई इज गोइंग अप, your IT is coming now. We are reaching a stage where the valuations will now turn into extreme. कि जो है यहाँ से उनको मल्टीपल्स एकदम एक्सट्रीम मिले, 50, 60, 70, 80। That is when we are entering into an AI bubble. AI bubble वो होता है जब everybody is wanting to buy. अभी तो I think Indian markets will also allow you to buy US stocks. So I think down the line, Korea has done a great performance, but I don't think that it has entered into a bubble. It is expensive, but it has not entered into a bubble. And similarly for IT ने काफी करेक्ट किया, छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट द फॉल फॉर IT इज ओवर।
until No. they do not pivot towards AI. Because कल आके क्लॉड को एक नया फीचर निकालेगा, इनका एक और धंधा बंद हो जाएगा। हमारा एक सेशन है हर्षल जिसको स्टॉक्स नीति कहता है, क्योंकि हम यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं देंगे स्टॉक्स को लेकर के, बट हम सेक्टर्स पर डिस्कस कर सकते हैं और खासतौर से थोड़ा अर्निंग सीजन को लेकर के आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। हालांकि हम क्योंकि आईटी डिस्कस कर रहे हैं और टीसीएस के जो है वो नतीजे आ चुके हैं Q1 के, स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन किस तरीके के रिजल्ट आए एक बार मैं वो भी अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि नतीजे आए क्या हैं और उसके बाद ब्रोकरेजेस की उस स्टॉक के ऊपर क्या राय है, ये हम बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। तो बेसिकली टीसीएस ने Q1 में FY27 के थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13,349 करोड़ रुपए रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 5% की बढ़त है। अगर टू बी एग्जैक्ट हम बात करें तो 4.62% की बढ़ोतरी है। रेवेन्यू 72,275 करोड़ रहा है, यहां भी 14% की बढ़ोतरी दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टीसीएस। डिविडेंड का भी फैसला ले लिया गया है, ₹1 की फेस वैल्यू पर ₹12 प्रति शेयर, यानी कि 1200% का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग एम्प्लॉय नंबर्स की बात करें तो जून तिमाही में यानी क्वार्टरली बेसिस पे 9,200 से ज्यादा बढ़कर ये मतलब लगभग 9,200 एम्प्लॉयज ज्यादा इन्होंने ऐड किए हैं और 1.6% की ग्रोथ यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिख रही है। और ब्रोकरेजेस की अगर हम राय माने तो ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, नुवामा, इस तरीके के कई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है जहां पर होल्ड की रेटिंग दी गई है, कई ब्रोकरेजेस ने बाय की रेटिंग भी दी है। आईटी के और भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। अर्निंग सीजन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर्षद? टीसीएस का रिजल्ट क्या ये दिखा रहा है? क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि Q1 में अर्निंग्स मोर और लेस धीमी आने वाली है। हालांकि उस पे ईरान और यूएस का भी असर समझ में आ रहा था। आईटी सेक्टर की बात करें तो एआई का असर समझ में आ रहा था, लेकिन Q1 की अर्निंग्स की शुरुआत टीसीएस के साथ हुई, थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट, बट फिर भी बाजार थम्स अप देता हुआ दिखाई दे रहा है इसको। तो आगे की अर्निंग्स Q1 में बेहतर उम्मीद करें? बाजार का थम्स अप आपको बता दो 2% गैप अप खुला था, अभी 1% के करीबन है। अगर आप उसका आज प्राइस देखेंगे तो 2,000 रुपए के आसपास ट्रेड करा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और कंपैरिजन के तरीके पे दूं, 2019 प्री कोविड टीसीएस का हाई था 2200। सो प्री कोविड अगर आपने टीसीएस में पैसे लगाए होते, आज 6 साल बाद आप 10% नीचे हैं जी। सो टीसीएस का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, जो स्लो डाउन आया दैट वाज एक्सपेक्टेड, बट अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज के लिए ये एक फायदे का सौदा है, बिकॉज 96 यूएसडी आए ना, उनका पूरा धंधा एक्सपोर्ट है, डॉलर में पैसे आ रहे हैं, तो कन्वर्शन पे दे शुड मेक मैड मनी। जैसे फार्मा बना रहा है, फार्मा फायदा उठा रहा है। आईटी के पास इतना बढ़िया एडवांटेज है ऑफ 96 97, स्टिल देयर रेवेन्यूज आर नॉट टेकिंग अप, करेक्ट। जैसे मैंने आपके साथ बात की कि कल जाके जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील साइन हो जाएगी जी, और ये वॉर खत्म हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि यूएसडी आईएनआर 96 पे होगा? वो टाइम पे यूएसडी आईएनआर क्रैश होकर 90 आ जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आईटी के जो एग्जिस्टिंग अर्निंग्स है वो और गिर जाएंगे। सो माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी इज दैट कि जैसे आपने टीसीएस का रिजल्ट का, इट्स जस्ट नॉर्मल के कम खराब है, ऐसा नहीं कि अच्छा है, रिजल्ट कम खराब है, बट ओवरऑल द प्रॉब्लम इज बैड। और जो आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट, मैं कहता हूं आप ब्रोकरेज रिपोर्ट को साइड में रखिए, आप टीसीएस और इंफोसिस का होल्डिंग स्टेटमेंट खोलिए, एफआईआई और डीआईआई डेटा। DIIs have been constantly buying for the last 1.5 year. जो अभी बाय रिकमेंडेशन पोर्टफोलियो में पिछले 1.5 साल से आईटी खरीद ही रहे, और 1.5 साल में आपको भी पता आईटी की क्या हालत हो गई, 50% हो गए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट डजंट मैटर कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ब्रोकरेज रिपोर्ट में बाय लिखा आ रहा है या होल्ड लिखा आ रहा है। अगर आप गोल्डमैन सैक की बात करते हैं, which is probably a foreign institution, आप FIIs का डेटा चेक कीजिए कि वो लोग आईटी में क्या कर रहे, दे आर कांस्टेंट सेलिंग। सो इट डजंट मैटर कि वो लोग बाय करने बोल रहे या सेल करने बोल रहे, बिकॉज वो खुद बेच रहे, और DIIs तो बाय कर ही रहे। DIIs हैव बीन कांस्टेंट सपोर्ट टू द आईटी, बिकॉज अगर DIIs का बाइंग नहीं होता, अब टीसीएस इंफोसिस का FII DII होल्डिंग खोल के लास्ट 4 क्वार्टर का देख लीजिए, अगर DII का कांस्टेंट सपोर्ट नहीं होता तो आज ये स्टॉक जहां पे उससे और 15-15 20-20% नीचे होता है। सो ओवरऑल I think that do not get carried away with brokerage reports. Understand कि कंपनी का ग्रोथ क्या, आज शेयर मार्केट में शेयर ऊपर क्यों जाता है, बिकॉज कंपनी ग्रो कर रहा है। अगर कंपनी डी ग्रो कर रहा है तो शेयर नीचे आ रहा है, इट्स अ सिंपल लॉजिक, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक कंपनी वापस ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पे नहीं जाता, 1.5 से 3% की ग्रोथ में
15-16 का मल्टीपल इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। अगर कंपनी 10-12% का ग्रोथ करता है तब जाके आप 15-16-20 का मल्टीपल देते हैं, राइट? जब तक 10-12% की ग्रोथ नहीं आती है तब तक आई डोंट थिंक दैट आईटी इज समथिंग दैट यू शुड बेट अपॉन। और इतने बढ़िया सेक्टर, इंडिया इज सच अ डाइवर्स मार्केट, यू हैव 15 सेक्टर्स टू बेट अपॉन, व्हाई डू यू वांट टू कैच अ फॉलिंग नाइफ? ओके। थोड़ा पब्लिक सेक्टर की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पे इन दिनों मुझे लग रहा है थोड़ा लोगों का फोकस कम है, लेकिन फिर भी जिन कंपनीज के ऊपर फोकस है वहां पर अच्छा रिटर्न भी हमें देखने को मिला है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की तरफ चलें तो आज का अगर हम डेटा देखें, मैं थोड़ा रेलवे स्टॉक्स की तरफ जाना चाहूंगी। अगर आज का डेटा देखें रेलवे में, तो हमारे पास आरबीएनएल लगभग 4% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था। 10 जुलाई की ये बात है। रेलटेल में 3.5% की तेजी थी, इरकॉन में 2.25% से ज्यादा की तेजी, जुपिटर वैगन्स में 2.5% से ज्यादा की तेजी। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का डेटा है, 10 जुलाई का। हम अगर पूरे वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सेक्टर काफी कमजोर रहा है। रेलवे जैसे स्टॉक्स या डिफेंस जैसे स्टॉक्स में बेट लगाना कितना सही है, ये सवाल, क्योंकि यहां पर बेट लगाने पे हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है, धीमे चलने वाले स्टॉक्स हैं। तो अभी ये सिनारियो है कि इस तरीके के स्टॉक्स में घुसा जाए, हर्षद? मैं आपको रेलवेज और डिफेंस दोनों अलग करके बताता हम्म। हूँ। रेलवेज धीमे चल रहे, पर एक टाइम पे रेलवेज वर द फास्टेस्ट मूविंग हम्म। स्टॉक्स। आरबीएनएल रोज सर्किट लगाता था। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज ग्रोथ, जो हमने पीछे बात की, करेक्ट? हम्म। मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल फिगर देता हूँ आरबीएनएल का, ठीक है? आप ये एवरी रेवेन्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैन गो एंड चेक। आरबीएनएल का लास्ट 2023 में बुल रन स्टार्ट हुआ था, जब वो 40 रुपए का जी। स्टॉक 650 रुपए तक चले गया, हम्म। करेक्ट? दैट मीन्स आरबीएनएल 16 गुना बढ़ा था, 16 टाइम्स इन 2 years, ठीक है? 16 टाइम्स जब शेयर प्राइस बढ़ा तो उसका रेवेन्यू, उसका बॉटम लाइन भी बहुत बड़ा होगा, राइट? आपको आरबीएनएल का मैं 3 साल का रेवेन्यू बताता हूँ, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, हम्म। 1300 प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट है 1300 करोड़, 1000 करोड़, 900 करोड़। सो रेवेन्यू फ्लैट, बॉटम लाइन में डाउनफॉल, स्टॉक 16 गुना, हम्म। सस्टेन करने ही नहीं वाला। सो एट द एंड ऑफ द डे आरबीएनएल के साथ जो हो रहा है वही सेम इरकॉन, आईआरएफसी सबके साथ हो रहा है। दे गेव अ मैसिव रन अप इन द नेम ऑफ ऑर्डर बुक्स, करेक्ट? मैसिव रन अप्स। आज भी उनके पास ऑर्डर बुक्स है, हम्म। ऑर्डर बुक से आपकी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं आता। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास 2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, मेरे पास 5 जी। लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। आई सेल्स क्या है? हम्म। What is the conversion? What are you making out of it? हम्म। That is the answer. So आरबीएनएल का रेवेन्यू फ्लैट है, बॉटम लाइन में डाउनफॉल है, स्टॉक में भी डाउनफॉल नहीं आने वाला है, वो ऑर्डर बुक के नाम पे एक शॉर्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिफेंस, डिफेंस सेम स्टोरी, ऑर्डर बुक्स मैसिव, पीछे हम्म। जो हाइप बना था ये इंडिया आत्मनिर्भर, ये agreed, everything is important, but at the end of the day कंपनी वर्क्स ऑन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, द वैल्यूएशंस। जब तक कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ते, आज एचएएल के पास 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक होगी, बट वो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पा रहे, वो हम्म। तेजस बना के दे ही नहीं पा रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे वो उनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आने ही नहीं वाला है। जब तक वो उनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में नहीं आएगा तब तक आपको उनके अंदर एक मैसिव ग्रोथ आते हुए नहीं दिखेगी। जो आपको डिफेंस में पीछे स्टॉक 6-6, 7-7, 10-10 गुना होते हुए दिखेंगे, आज मैं नहीं पूछ सकता कि मजगांव डॉक यहाँ से 10 गुना होगा, बिकॉज उनकी जो टॉप लाइन है बॉटम लाइन में इट इज नॉट रियली शोइंग। आप देखेंगे डिफेंस में जब कुछ वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है या जब कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो इनमें बाइंग आ जाती है, बट अगले 5 दिन के अंदर वो पूरा सेलिंग होकर खत्म हो जाता है। हम्म। सो व्हाट आई फील इज रेलवेज एंड डिफेंस आर वन ऑफ दोस काउंटर्स वेयर आप सिर्फ उनके सेल्स और प्रॉफिट फिगर पे नजर रखें। जिस दिन आपको उनके सेल्स और प्रॉफिट फिगर में ग्रोथ आते हुए दिखे, दैट इज द डे यू बाय देम अगेन। तब तक स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज आपने देख लिया 650 का आरबीएल है जो 40 रुपए से 650 गया, आज 350 रुपए पे भी आ गया तो भी कोई लेने के लिए रेडी नहीं, हम्म। बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ। जब तक ग्रोथ नहीं है तब तक वो सेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ देखना है तो आपके पास है कुछ आइडियाज कि हम किसको रडार पे रख सकते हैं अभी? पब्लिक सेक्टर कंपनीज का प्रॉब्लम बता दो। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लाइक आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लवर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी इन 2023 2024, हम्म। जब उनमें मोमेंटम था। आज पब्लिक सेक्टर कंपनीज का प्रॉब्लम बता दो कि उन्हें 2023 और 2024 में इतना उठा के ऊपर लेके चले गए कि आज उनके सेल्स और बॉटम लाइन उनसे मैच ही नहीं कर पा रहे। एक है मेटल्स जो थोड़ा बेटर कर रहे हैं, बिकॉज मेटल्स हैव अ स्ट्रक्चरल टेलविंड अगेन कनेक्टेड टू एआई एंड सेमीकंडक्टर्स, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, हम्म। एनएमडीसी, ये सब, जीएमडीसी, ये सब बढ़िया कर। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, उसको छोड़ के आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, डिफेंस, रेलवेज, पावर,
पावर में आपके पास SJVN, NHPC, PFC, REC, IRDA, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया। बट अगेन ऑल ऑफ देम आर साइडवेज राइट नाउ। सो आई बिलीव दैट जब तक इनके अंदर वो ग्रोथ के इंजिन्स नहीं आते उनके रेवेन्यू और बॉटम लाइन में, तब तक आई डोंट थिंक दैट दे आर वर्थ अ बेट। एंड अगेन आई कम फ्रॉम अ फिलोसॉफी दैट हर बुल रन में एक लीडिंग सेक्टर होता है, करेक्ट। जैसे 2020 में अडानी था, 2023 में आपके PSUs थे, 2025 और 26 में AI और सेमीकंडक्टर्स हैं। एक सेक्टर जब एक बुल रन में चल जाता है, उसके बाद वो अगले 3 या 4 बुल रन तक नहीं चलता। आप देखिए 2020-21 में अडानी चला था जी, उसके बाद 2023-24 का रन है, उसमें अडानी नहीं चला। आज भी अडानी इज मूविंग, बट इट इज नॉट मूविंग लाइक उन्होंने अपने ऑल टाइम हाइस नहीं काटे। सो आई बिलीव इट बिकॉज होता क्या, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि जब बुल रन में उस सेक्टर को ले जाके इतने हेवी वैल्यूएशंस पे बिठा के ले जाते हैं कि 4-5 साल लगते हैं कि उनके रेवेन्यू और बॉटम लाइन उस वैल्यूएशन को मैच कर सके। सो आई फील दैट PSUs except metals, I don't think that any other PSUs are going to do really well. ओके, लास्ट सेगमेंट और लास्ट क्वेश्चन मेरा कि हमारा सेगमेंट है कि निवेशक क्या करें, और मेरा सवाल भी यही है कि निवेशक क्या करें। और इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करवाना चाहूंगी हर्षल कि अभी हम स्टॉक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टॉक्स को देख लें या बाजार को देख लें तो बेहतर अभी क्या लग रहा है, कहां पे निवेश बढ़ाना चाहिए अलग अलग एसेट क्लासेस में, रियलिटी में बढ़ाएं, गोल्ड सिल्वर में बढ़ाएं या बाजार में बढ़ाएं, ये भी एक ब्रॉड मार्केट के तौर पर आपसे जानना चाहूंगी। और अगर बाजार में बढ़ाते हैं तो किस तरीके के सेक्टर्स में बढ़ाएं, ये आपने बता दिया है, पर कितना बढ़ाएं ये आपसे जानना चाहते हैं। Well, whatever I'm speaking right now is my personal view. ये I always reserve the right to be wrong. ठीक है, मुझे लगता है पर्सनली कि you should have a small allocation of your portfolio to gold and silver because gold and silver is naturally a hedge का downfall है। Gold is the only thing that can protect you against it. Silver is again a monetary metal plus an industrial metal. So silver and gold will balance out your portfolio. इसके साथ साथ I think the rest portion of yours should be into Indian equity. I don't think कि this is the point कि आप जाके US की मार्केट को चेज करें, बिकॉज अभी जैसे हम इंडिया से US की मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे वाया जीरोधा एंड ग्रो, करेक्ट, उनकी मार्केट्स एक्सपेंसिव हो चुकी है। शायद यहाँ से थोड़ा और चल जाए, बट आई होप कि हम इंडियंस का पैसा उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी ना बने कि हम यहाँ की मार्केट जो 2 साल से चली नहीं है उसको छोड़ के हम US की मार्केट को चेज करने जाए और वो गिरना शुरू हो जाए। सो आई फील दैट इंडियन मार्केट्स ने अपना फेयर शेयर ऑफ प्राइस एंड टाइम करेक्शन कर लिया। आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर गिविंग यू अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस। खाली बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द सेक्टर्स। ये वो 2020-21 वाला या 2023-24 वाला बुल रन नहीं है कि आप जो भी लीजिए वो अपर सर्किट मार देगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ योर सेक्टर, बिकॉज मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल में बता दिया, अगर टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ नहीं है तो ये मार्केट उस शेयर को नहीं चलाने वाला। 2023-24 अलग था जहां लिक्विडिटी वाज मैड कि रेलवेज का रेवेन्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठाओ स्टॉक 16 गुना कर दो। दिस इज नॉट द सेम मार्केट। यहाँ पे इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टर्स ने बहुत मार खाई है पिछले 2 साल। दे हैव गॉट वेरी कॉशियस कि भाई ये चीज अच्छा है, ये चीज नहीं लेना है। आप आईपीओ भी देखिए, पहले हर आईपीओ ऊपर खुलता था 20, 25, 30, 40% लिफ्टिंग है। आज पीपल हैव बीन वेरी कॉशियस कि भाई ये आईपीओ बनना है, ये आईपीओ नहीं बनना है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ इजी रन कि आप कुछ भी लीजिए चलेगा। हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड आई थिंक द मार्केट्स आर गोइंग टू डू रियली वेल। अगले 1-1.5 साल बहुत पैसा बनेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए, बाजार के लिए ऑप्टिमिज्म रखिए, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस के बाद होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर्षल ने अभी कहा है कि बाजार जो है बहुत सारे फैक्टर्स को समझने की भी कोशिश कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहा है। हर तरीके का बुल रन अपने आप में अलग होता है और ये पिछले जो पास्ट परफॉर्मेंस है बाजार के वो गारंटी नहीं दे रहे कि अभी आगे आने वाले परफॉर्मेंसेस कैसे होंगे। तो फिलहाल अपनी एनालिसिस करिए, रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें। हर्षल हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिमा, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, सिर्फ जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है, सेक्टर्स के बारे में बात की, इसके अंदर आई कैन हैव माय पर्सनल पोजीशन और माय कंपनी कैन हैव पोजीशंस। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए कुछ भी लेने के पहले। थैंक यू सो मच अनिमा, नमस्ते। थैंक यू।